शार्क टैंक इंडिया का सीजन 2 शुरू हो चुका है। सीजन 1 ने इंडिया में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द शार्क्स यानी जजेस जो सीजन 1 में थे, आज वो सीजन 2 में भी जज हैं, एक्सेप्ट अश्विनी ग्रोवर जिनको रिप्लेस कर दिया गया है फॉर सम रीजंस। इनफैक्ट अगर आपने शार्क टैंक यूएसए या शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया फॉलो किया हो तो वहाँ के जजेस स्टार्टअप को एक अच्छी वैल्यूएशन देते हैं, अच्छा अमाउंट देते हैं और बहुत ही कम या मिनिमल इक्विटी लेते हैं। बट इंडिया में शार्क्स की अप्रोच सीजन 1 में हमेशा यही रही है कि बहुत सारी इक्विटी ले लो और बहुत कम पैसा दो। अगर आपने शार्क टैंक सीजन 1 अच्छे से फॉलो किया है तो आपने सारे शार्क्स में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि वो सारे ही प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स में पैसा डालना प्रेफर करते हैं। अगर कोई लॉस मेकिंग स्टार्टअप आता है या जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर का पैसा बर्न कर रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो ऐसे स्टार्टअप्स में पैसा नहीं डालते। एंड एक और चीज़ जो सीजन 1 में शार्क्स के बीच में नोटिस करने वाली ये थी कि वो ऐसे स्टार्टअप्स में भी पैसा नहीं डालते जो इवन दो प्रॉफिटेबल हो, बट वो अगर लगातार पैसे बर्न कर रहा हो और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करके रेवेन्यू कमा रहा हो तो वो उन स्टार्टअप्स में भी पैसा नहीं डालते। सो जो इन सारे शार्क्स के खुद के बिजनेसेस हैं और वैल्यूएशन की बात कर लें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें या पैसा बर्न करके रेवेन्यू कमाने की बात कर लें, तो ये सारे अप्रोचेस जो वो टीवी पर बैठ के एज अ जज सामने वाले स्टार्टअप्स के ऊपर लगाते हैं और जो उनके खुद के स्टार्टअप्स में ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आज के इस वीडियो में हम शार्क टैंक के शार्क्स के बिजनेसेस की ही बात करेंगे कि ये बिजनेसेस को जिस वे में अप्रोच या जज करते हैं। सो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाली है। पहले हम बात करते हैं अश्विनी ग्रोवर की। ये आपको भी पता कि अश्विनी ग्रोवर को उनकी खुद की ही कंपनी भारत पे से निकाल दिया गया था बिकॉज उनका एक ऑडियो क्लिप लीक हो गया था जिसमें वो कोटक महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव्स के साथ पैसे और लोन पास करने के ऊपर फाइट कर रहे थे। बिकॉज अश्विनी ग्रोवर नायका के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे जिसके लिए वो कोटक से लोन ले रहे थे, बट उनके बीच में कुछ कॉन्वर्जेशन हुआ जिसमें अश्विनी ग्रोवर ने कोटक के एम्प्लॉय के साथ गाली गलौज की एंड जिसके बाद वो ऑडियो लीक हुआ और वो बहुत वायरल हुआ, जिसके बाद उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इवन दो एज अ शार्क आप अश्विनी ग्रोवर को अप्रिशिएट कर सकते हैं सीजन 1 के लिए जो भी उनका जजिंग मेथड था या डायरेक्ट फीडबैक देना या एक बिजनेस ओरिएंटेड सोचना, बहुत क्विक रिव्यू देना, फीडबैक देना और डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन करना, मतलब क्लियर कट बात करना, उस मामले में अश्विनी ग्रोवर बहुत ही अच्छे एंड आई गेस वन ऑफ द बेस्ट शार्क्स थे सीजन 1 में। बट आफ्टर गेटिंग फाइड फ्रॉम हिज ओन कंपनी और इस सीजन 2 में भी वो एज अ जज नहीं आ रहे, उसके बाद वो अपने अब इन्फ्लुएंसिंग पावर को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस बताऊंगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अश्विनी ग्रोवर इज ट्राइंग टू बिकम व्हाट इलन मस्क इज, कि जैसे इलोन मस्क ट्विटर पर अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर यूज़ करके टेस्ला को प्रमोट करते हैं या फिर जो भी उनकी कंपनी चीज़ें कर रही हों उसके प्रमोट कर रहे हैं। अश्विनी ग्रोवर भी शायद अब उसी रास्ते पे हैं कि जहाँ पे वो सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने ब्रांड वैल्यू, अपने इन्फ्लुएंसिंग पावर को यूज़ करके अपने आने वाले स्टार्टअप्स में यूज़ करना चाहेंगे एंड ऑब्वियसली अपनी एक वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रोवर्सीज। सो रिसेंटली अश्विनी ग्रोवर ने अपनी बुक लॉन्च की दोगलापन, जहाँ पे उस बुक में उन्होंने भारत पे में टॉप लेवल मैनेजमेंट लाइक सीईओ, को फाउंडर, एमडी सभी को एक्सपोज किया, सभी के बारे में बहुत सारी बुरी बातें लिखी हैं उस बुक में एंड उनका ये मानना था कि टॉप मैनेजमेंट काफ़ी डरा हुआ है उनकी इस बुक के रिलीज की वजह से। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में ही वॉज ऑल्सो इन द न्यूज़ फॉर कमेंटिंग ऑन बिग बॉस शो, जहाँ पहले न्यूज़ आ रही थी कि वो शायद बिग बॉस में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट बाद में उन्होंने बिग बॉस को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। एंड उसके बाद ट्विटर पर एक यूज़र ने अश्विनी ग्रोवर से पूछा कि आपकी बुक की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो अश्विनी ग्रोवर ने रिप्लाई किया अगर आपको सस्ती बुक चाहिए देन यू कैन रीड डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिको, ऑब्वियसली मोकिंग अंकुर वारिको। एक लिंक्डइन पोस्ट में भी उबर इंडिया के हेड को अश्विनी ग्रोवर ने ट्रोल किया एंड वो कॉन्वर्सेशन आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। ऑल्सो ही हैज बीन इन द न्यूज फॉर मेकिंग 2.25 करोड़ इन जस्ट 8 मिनट्स इन जोमेटोज आईपीओ, और वो न्यूज काफी जगह ट्रेंड हुई है, वायरल हुई है। एंड इसके अलावा अगर आपने टीवीएफ पिक्चर्स का सीजन 2 देखा हो तो उसमें भी अश्विनी ग्रोवर फीचर हुए। सो इन सारी बातों से ये तो प्रूव हो जाता है कि नाउ अश्विनी ग्रोवर इज ट्राइंग टू यूज हिज इन्फ्लुएंसिंग पावर या अपनी ब्रांड पावर या अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस और शार्क टैंक 1 में जो उनको पॉपुलैरिटी मिली उस पॉपुलैरिटी को यूज करके, अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके एक तो अपने आने वाले स्टार्टअप्स
कि शायद वैल्यूएशन या फिर मनी रेस करने में वो चीज़ उनको हेल्प करेगी, और बाकी जो भी वो वर्क कर रहे हैं शायद इलोन मस्क की तरह ट्विटर पर जैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं वैसे भी अश्विनी ग्रोवर बनना चाहते हैं। सेकंड पे हम बात करते हैं मामाअर्थ के आईपीओ के। तो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपने शार्क्स को अक्सर शार्क टैंक पर ये बोलते नोटिस किया होगा कि यू डोंट डिजर्व सच हाई वैल्यूएशन, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। बट जब अपने स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन की बात आती है तो इन सारे शार्क्स का दोगलापन आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली मामाअर्थ ने अपना DRHP फाइल किया जिसमें उन्होंने आईपीओ की वैल्यूएशन तो नहीं बताई, बट बहुत सारे मीडिया सोर्सेज से ये बात निकल के आई कि मामाअर्थ इज लॉन्चिंग इट्स आईपीओ एट अ वैल्यूएशन ऑफ $3 बिलियन, यानी 25,000 करोड़। एंड ये वैल्यूएशन इसलिए इतनी ज़्यादा हाई है क्योंकि उनका रेवेन्यू और उनका प्रॉफिट बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स वैल्यूएशन। सो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो मामाअर्थ, जैसा कि ये आप P&L स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो कि DRHP से लिया गया है, तो मामाअर्थ अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर हम अज्यूम करें कि जो फर्स्ट हाफ में उनका रेवेन्यू था वही सेकंड हाफ में हो जाएगा, 6 महीने में, जो पहले 6 महीने में था वही 6 महीने बाद में भी रेवेन्यू होगा। तो फर्स्ट 6 महीने में उन्होंने 722 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें और अगर हम 25,000 करोड़ से डिवाइड करें तो दे आर आस्किंग फॉर 17 टाइम्स द रेवेन्यू मल्टीपल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड सिमिलरली 26 टाइम्स मल्टीपल रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 जहां पर उन्होंने 943 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। सो पी रेशो की बात करें तो फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में मामाअर्थ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.67 करोड़। अज्यूम करें कि सेकेंड हाफ में भी वो सेम अमाउंट कमाएंगे तो मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 और फिर 25,000 करोड़ से इस नंबर को डिवाइड करें। सो पी रेशो इज कमिंग अराउंड 3400 जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अगर हम पी कैलकुलेट करें तो इट्स ऑल्सो अराउंड अगेन 1700 टाइम्स जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। एंड दिस वैल्यूएशन इज सो क्रेजी कॉस्मिक कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो शायद मामाअर्थ का आईपीओ भी पेटीएम की तरह एक बहुत ही फ्लॉप हो सकता है अगर वो इस $3 बिलियन की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आते हैं, बिकॉज पेटीएम में रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा पैसा गंवा दिया, बट शायद अब उनको पता है कि किसी आईपीओ की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है। एंड ऑलरेडी सोशल मीडिया में मामाअर्थ ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी फेस की है। सो अब हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं बोट के आईपीओ की। सो लास्ट ईयर जनवरी 2022 में बोट ने सेबी के पास अपना DRHP फाइल किया था जो आईपीओ का डॉक्यूमेंट होता है, जहां पर वो 2000 करोड़ रुपीस मार्केट से रेस करना चाहते थे एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $1.4 बिलियन से लेके $2 बिलियन तक अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज। इनफैक्ट मई 2022 में सेबी ने उनका आईपीओ अप्रूव भी कर दिया, बट स्टिल अभी तक बोट अपना मार्केट में आईपीओ नहीं लेके आया, बिकॉज बोट को ये मालूम था कि मार्केट में अभी आईपीओ के लिए फेवरेबल सेंटिमेंट्स नहीं है, जो मार्केट सिचुएशन है, मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो अभी आईपीओ के लिए उतने अच्छे नहीं है, इसलिए उसने अपना आईपीओ अभी तक होल्ड किया और इनफैक्ट अभी विड्रॉ भी कर लिया। बिकॉज अगर बोट अपना आईपीओ मई के बाद लेके आता तो उनका हाल पेटीएम, जोमेटो और नायका की तरह ही होने वाला था। एंड ये इतना कॉन्फिडेंट के साथ मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज बोट अपना आईपीओ बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशन पर लेके आ रहा था। तो आइए मैं नंबर्स के साथ आपको समझाता हूँ। सो इवन दो अगर हम एज्यूम करें कि बोट अपना आईपीओ $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन पर लेके आ रहा था तो $1.4 बिलियन हो जाते हैं 11,480 करोड़ रुपीस, और बोट का फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेट प्रॉफिट था ओनली 78 करोड़। तो अगर हम 11,480 करोड़ को 78.6 से डिवाइड करें तो पी रेशो आ जाता है 146, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा है। एंड बिकॉज बोट अभी तक आईपीओ नहीं लेके आया और वो मार्केट से पैसा नहीं रेस कर पाया, इसलिए उसने अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ही 500 करोड़ रुपीस अभी रिसेंट टाइम्स में रेस किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी अपने मेंटोर के साथ कॉल पे बोट के आईपीओ के रिलेटेड बात हुई। उन्होंने ये बोला कि अगर बोट के आईपीओ में अभी तक दम होता तो बोट का आईपीओ अभी तक आ चुका होता, बिकॉज लास्ट ईयर में भी जो अच्छी कंपनीज थी जो अपने एक अच्छी वैल्यूएशन पर आईपीओ लेके आ रही थी, बहुत सारे ऑलरेडी आईपीओ आए अभी, इनफैक्ट लास्ट 4-5 मंथ्स में बहुत सारे आईपीओस ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए बिकॉज वो एक अच्छी वैल्यूएशन पे थे और प्रॉफिटेबल कंपनी थी। बट क्योंकि बोट, मामाअर्थ जैसी कंपनीज को पता है कि वो बहुत ही क्रेजी मल्टीपल पर अपना आईपीओ लेके आते हैं, तो अगर मार्केट सेंटिमेंट्स हाई ना हो और वो उसके बावजूद अगर आईपीओ लेके आ जाए तो उनका आईपीओ पिटेगा ही पिटेगा। इसलिए बोट के आईपीओ में अभी तक दम होता या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वैल्यू होती तो आईपीओ आ चुका होता, अभी तक इतना वेट नहीं करते। अब हम बात करते हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की। ये सारे शार्क्स उन स्टार्टअप्स में पैसा नहीं डालते जहां पे आपको पैसा बर्न करके रेवेन्यू कमाना पड़ रहा हो,
बट जब अपनी स्टार्टअप्स की बात आती है तो इनकी सिचुएशन सिमिलर ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर कॉस्मेटिक्स के नंबर की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में उनके एक्सपेंसेस डबल हो गए थे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड देयर एक्सपेंसेस आर नाउ 298 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओनली 148 करोड़ के राउंड थे। एंड देयर एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस इट हैज़ राइजन बाय 2.8 टाइम्स, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2021 में 34 करोड़ रुपीस थे, जो बढ़ के 96.6 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में हो चुके। इसलिए आपने सुना होगा हिंदी में बोला जाता है कि बोलने और करने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये सारे शख्स बोलते कुछ और है बट इनके खुद के स्टार्टअप्स की रियलिटी काफ़ी अलग है। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं लेंसकार्ट की। सो लेंसकार्ट का भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 66% बढ़ा एंड इस साल वो हो गया था 1500 करोड़ रुपीस एज कम्पेयर टू 905 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर। बट लेंसकार्ट के लॉसेस भी बढ़े हैं। लास्ट ईयर वो प्रॉफिटेबल थे, उनका प्रॉफिट था 28 करोड़ रुपीस, बट इस साल उनका लॉसेज हुआ है एंड द लॉसेज आर अराउंड 102 करोड़ रुपीस। सो इवन दो उनका रेवेन्यू 66% बढ़ा बट उनके टोटल एक्सपेंसेस भी 73% बढ़कर 1726 करोड़ रुपीस हो चुके थे। सो बेसिकली आपने शायद आज वीडियो में देखा कि शार्क टैंक में ये जजेस जो वो बोलते हैं, जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, वो रियलिटी में इनके खुद के स्टार्टअप्स में अप्लाई नहीं होती। एंड सीजन 2 शुरू हो चुका है और सीजन 2 में एक और ड्रॉबैक एक निकल के आया है कि एक शार्क ने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से इसलिए मना कर दिया बिकॉज उनके फेलो शार्क जो साथ वाले शार्क्स हैं उनके वो कॉम्पिटिटर बन सकता है या पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन सकता है। इससे ये साबित होता है कि ये शार्क्स एक कंपटीशन की भावना से नहीं उसमें जज बन रहे, एक ये रियलिटी शो टाइप कंपटीशन बन चुका है और सारे शार्क्स ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा और जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो डू नॉट इंटरफेयर। बट अगर आपने यूएसए का शार्क टैंक देखा है तो वो जजेस आपस में बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इवन दो मेरे फेलो शार्क्स ने इन्वेस्ट किया है तो वो एक मेरे लिए कॉम्पिटिशन हो सकता है। सो ये तो बहुत एक नॉनसेंस वाली बात है। इस वीडियो का पर्पस यही नहीं था कि मैं शार्क्स को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ या जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं उनको मैं बुरा या फिर लो करवाना चाहता हूँ, बट इस वीडियो का पर्पस यही था कि रियल में वो शार्क्स का जो खुद की स्टार्टअप्स की रियलिटी है वो काफ़ी अलग है। एंड आई थिंक देयर आर बेटर जजेस जो इंडिया में बहुत अच्छे वेंचर्स रन कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं, जो एक प्रॉपर धंधे वाले लोग होते हैं, वो शायद इस शार्क टैंक में जजेस ज़्यादा बेटर सूट करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि एग्जिस्टिंग जजेस के अलावा, एग्जिस्टिंग शार्क्स के अलावा इंडिया में और कौन से एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स इस शो के जज हो सकते थे जो बहुत सारे अच्छे वेंचर्स, प्रॉफिटेबल वेंचर्स बहुत टाइम से चला रहे हैं? सो कमेंट बिलो योर व्यूज एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि हमें ऐसे ही केस स्टडीज़, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने में हेल्प मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।